दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई चीज़ जो आपने खुद हटा दी हो वो खुद ब खुद वापस आ जाए, और वो भी बिल्कुल उसी जगह जहां आपने उसे लगाया था। रात के 2 बजे अंधेरे कमरे में जब आसपास कोई नहीं होता और अचानक आपका नाम लेकर कोई सरगोशी करे, ज़हीर, यहाँ से चला जा। आज की ये कहानी लाहौर के अंदरून शहर की एक 200 साल पुरानी हवेली की है। मेरा नाम ज़हीर है और ये वो वाक़यात हैं जो मैंने खुद देखे और महसूस किए। अगर आपको लगता है कि भूत परस्ती सिर्फ फिल्मों में होती है तो ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो कुछ इस हवेली में हुआ वो आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 3 साल पहले। मैं लाहौर के अंदरून शहर में पुरानी इमारतों की तज़ीन व आराइश का काम करता था। पुरानी ईंटें, लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर खुदाई हुई पुरानी नक्शो निगार, ये सब मुझे बहुत पसंद थे। एक दिन एक ताजिर साहब मेरे पास आए। उनका नाम हाजी बशीर था। उन्होंने बताया कि अंदरून शहर के नज़दीक एक पुरानी हवेली खरीदी है जो तकरीबन 200 साल पुरानी है। वो उसे बहाल करके एक छोटा सा होटल या गेस्ट हाउस बनाना चाहते थे। काम बड़ा था लेकिन पैसे अच्छे थे। मैंने हामी भर ली। पहले दिन जब मैं हवेली में दाखिल हुआ तो दिल में एक अजीब सी कैफियत हुई। हवेली बहुत बड़ी थी, 2 मंजिला। सहन में बूढ़े दरख्त खड़े थे जिनकी जड़ें ज़मीन को फाड़कर बाहर निकल आई थीं। खिड़कियाँ टूटी हुई थीं और कुछ कमरे तो ऐसे बंद थे कि उनके ताले भी जंगालूद हो चुके थे। हवा में एक पुरानी नमदार बू थी। मजदूरों ने मुझे अलग से बताया, भाई ज़हीर, रात को यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी कोई औरत रोती है, कभी कोई नाम लेकर पुकारता है। हम तो दिन में काम करके शाम को निकल जाते हैं, रात को कोई नहीं रहता। मैंने हंसकर कहा, भाई, ये सब बातें पुरानी इमारतों में होती रहती हैं। हवा, लकड़ी का कड़कड़ाना, चूहे, बस यही होता है। लेकिन अंदर से मुझे भी कुछ अजीब लगा, खासतौर पर एक कमरे में जो शायद पहले जनानी हिस्सा था। वहाँ दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, एक खूबसूरत खातून की जो शायद 19वीं सदी की थी। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं। मैंने सोचा शायद हवेली की कोई पुरानी मालकन होंगी। काम शुरू हुआ। हमने टूटी हुई ईंटें बदलीं, लकड़ी के काम की मरम्मत की और दीवारों को साफ किया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते मजदूरों की शिकायतें बढ़ने लगीं। एक मजदूर ने कहा कि उसने रात को सहन में एक सफ़ेद लिबास वाली औरत को दरख्त के नीचे बैठे देखा। जब करीब गया तो वो गायब हो गई। दूसरे ने बताया कि बंद कमरे से सरगोशियाँ आती हैं, जैसे कोई खुद से बातें कर रहा हो। मैंने फिर भी उन्हें हंसी में उड़ा दिया, कहा रात को थकावट की वजह से दिमाग ऐसा करता है। ताजिर साहब ने मुझसे कहा था कि कुछ ड्राइंग्स और प्लान बनाने हैं, इसलिए एक रात मुझे हवेली में ही रहना पड़ा। मैंने सोचा ठीक है, आराम से काम करूंगा। रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। मैं एक कमरे में बैठा अपनी नोटबुक में ड्राइंग बना रहा था। बिजली का एक पुराना बल्ब चल रहा था। बाहर हवा चल रही थी। अचानक एक सर्द हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल करीब हो और धीमी आवाज में कह रहा हो, ज़हीर, यहाँ से चला जा। मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में कोई नहीं था, दरवाज़ा बंद था। मैंने लालटेन उठाई और पूरा कमरा देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मेरी नज़र उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी तो मुझे लगा कि खातून की आंखें हल्की सी सुर्ख हो रही हैं। मैंने सोचा शायद रोशनी का असर हो। मैंने तस्वीर को एहतियात से उतारा, उसे एक पुरानी अलमारी में रख दिया और अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने अलमारी खोली और मेरा दिल थक से रह गया। वो तस्वीर दोबारा दीवार पर लगी हुई थी, बिल्कुल उसी जगह जहाँ पहले थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैंने उतारते वक्त अच्छी तरह नहीं देखा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ कह रही थी कि कुछ गलत है। दूसरी रात में फिर वहीं था। इस बार मैंने तस्वीर को दोबारा उतारकर बाहर एक दूसरे कमरे में रख दिया। रात को तकरीबन 1 बजे मैं सो रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे सरहाने खड़ा है। आंखें खोली तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब मैं पलटा तो देखा कि मेरी नोटबुक खुली हुई है और उस पर एक नई लाइन लिखी हुई थी, ये मेरा घर है, तुम लोग क्यों आए हो। मेरी अपनी हैंडराइटिंग थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं लिखा था। हाथ कांप रहे थे। अगले दिन मजदूरों ने बताया कि उन्हें भी अजीब ख्वाब आ रहे हैं। एक को ख्वाब में वही खातून नजर आई जो कह रही थी कि इस हवेली को छोड़ दो, ये अब भी हमारी है। हमने तहकीक की। हाजी बशीर साहब ने पुरानी दस्तावेजात देखी। पता चला कि यह हवेली 1820 के आसपास किसी नवाब की थी। उनकी बीवी का नाम बीबी ज़ैनब था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनका इंतकाल बहुत अचानक हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें जहर दिया गया था क्योंकि ख़ानदानी जायदाद का तनाज़ा था। बीबी ज़ैनब की रूह शायद अब भी इस हवेली से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, चीज़ें ज़्यादा अजीब होती गईं। रात को सहन में कदमों की आवाज़ आती जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। जब कोई देखने जाता तो आवाज़ रुक जाती। एक बार मैंने खुद देखा कि एक बंद कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से हल्की सी खुशबू आई जैसे पुराने इत्र की। मेरे टूल्स कभी कभी अपनी जगह से हट जाते। एक बार मेरा मेजर टेप सहन के दरमियान पड़ा मिला, हालांकि मैंने इसे कमरे में रखा था। सबसे अजीब बात यह कि तस्वीर वाली खातून की आंखें अब हर रात मुख्तलिफ लगती थीं, कभी उदास, कभी गुस्से में। एक रात मैंने हवेली के पुराने किताबचे में से एक डायरी का टुकड़ा मिला। उसमें लिखा था,
آج زینب بہت روئی، کہتی ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، کوئی اسے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید اکیلا نہیں رہوں گا، لیکن کام جاری رکھنا تھا۔ ایک جمعرات کی رات تھی، میں اور 2 مزدور حویلی میں تھے۔ رات کے 3 بجے اچانک پورا صحن ایک عجیب سی روشنی سے بھر گیا، جیسے کوئی پرانا لالٹین چل رہی ہو۔ ہم نے دیکھا تو صحن کے ایک کونے میں ایک عورت کی شکل بنتی دکھائی دی۔ وہ سفید لباس میں تھی، چہرہ دھندلا، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کوئی بولا بھی نہیں، پھر اچانک وہ شکل غائب ہو گئی اور روشنی بھی۔ اگلے دن ایک مزدور نے کام چھوڑ دیا، کہا بھائی میری بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ اگر میں یہاں کام کروں گا تو گھر کا برا حال ہو جائے گا۔ حاجی صاحب بھی اب پریشان تھے، انہوں نے ایک مقامی بزرگ سے بات کی جو پرانے لوگوں کے تجربات جانتے تھے۔ بزرگ نے کہا کہ بعض اوقات روحیں اس دنیا سے نہیں جا پاتی کیونکہ ان کا کوئی کام ادھورا رہ جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے گھر سے بہت پیار کرتی ہیں، لڑائیاں جھگڑا کرنے سے بات بگڑ جاتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حویلی کی مرمت تو جاری رکھو، لیکن بی بی زینب کا احترام کرو، ان کی یاد میں کچھ نیک کام کرو۔ ہم نے تصویر کو واپس اسی جگہ لگا دیا، اس کمرے کو خاص طور پر صاف رکھا۔ کام کے دوران جب بھی کچھ عجیب ہوتا، ہم آہستہ سے کہتے، بی بی ہم آپ کا گھر خراب نہیں کر رہے، بس اسے خوبصورت بنا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ چیزیں کم ہوئیں، سرگوشی آپ کم سنائی دیتی، تصویر کی آنکھیں اب نارمل لگتی تھیں۔ کام مکمل ہوا، حویلی اب خوبصورت ہو چکی تھی۔ حاجی صاحب نے اسے گیسٹ ہاؤس بنا لیا، لیکن وہ کمرہ جہاں تصویر لگی تھی اب بھی خاص ہے۔ مہمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں رات کو آوازیں آ سکتی ہیں، لیکن وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ میں اب بھی کبھی کبھار وہاں جاتا ہوں، اور ہر بار جب میں اس تصویر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی سکون سی آ جاتی ہے، جیسے بی بی زینب اب قبول کر چکی ہیں کہ نیا زمانہ آ چکا ہے، لیکن ان کا گھر اب بھی ان کا ہے۔ دوستو، یہ کہانی سکھاتی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ پرانی جگہوں، پرانی یادوں اور ان لوگوں کی روحوں کا احترام کرنا چاہیے جو وہاں رہے ہیں۔ لالچ، جلدی یا بے احتیاطی سے بڑی باتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی ایسا کوئی تجربہ ہو تو گھبرائیں نہیں، صبر کریں، احترام کریں، اور اگر ممکن ہو تو کسی بزرگ یا عالم سے مشورہ کریں۔ لڑائی یا جھگڑے سے بات کبھی حل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ بھی لاہور یا پاکستان کی ایسی حقیقی پیرانارمل کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو اوور ایکٹنگ کے بغیر بالکل اصلی لگیں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی کہانی آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں، کیا آپ نے کبھی پرانی حویلی یا گھر میں ایسا کچھ محسوس کیا؟ آپ کے خیال میں بی بی زینب کی روح واقعی تھی یا صرف ہمارا دماغ؟ اگلی کہانی کس موضوع پر ہو، لاہور کی کوئی اور جگہ یا آپ کے اپنے شہر کی؟ لائک کریں اگر کہانی نے آپ کو آخر تک باندھ کر رکھا، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہارر اور حقیقی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں کیونکہ کبھی کبھی دیواریں بھی سنتی ہیں۔ اللہ حافظ۔